हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो कक्षा 9 से अपन ने शुरू किया है पढ़ना, और जिसके अंतर्गत अपन ने 4 चैप्टर पढ़ लिए थे और आज अपन लास्ट ये 5 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में अपना 6 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। हमने जो है इससे पहले 1857 की क्रांति, राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ा, फिर राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा और जनजातीय आंदोलनों के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में जन जागृति और प्रजा मंडल के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक जैसलमेर प्रजा मंडल, जयपुर में, कोटा में, बूंदी में, जोधपुर में, बीकानेर में कैसे प्रजा मंडलों की स्थापना हुई, कैसे वहां पर जन आंदोलन हुए, उसके बारे में पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अब अलवर के अंदर जन आंदोलन के बारे में। तो आप पढ़ेंगे अलवर जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का जो कार्य है वो किसने किया? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी नाम बताया जाए वो अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है? तो कौन है? तो पंडित हरि नारायण शर्मा जो है वो अलवर के जो लोग थे, अलवर राज्य की जो जनता थी, उनमें जागृति लाने का काम करते हैं। कौन? हरि नारायण शर्मा जी। उन्होंने अस्पृश्यता अस्पृश्यता यानी कि एक दूसरे को जो टच करने का है था ना, कहते हैं ना कि ये इसके टच नहीं होना, वो वाली अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की जो है स्थापना करी। किसने? हरि नारायण शर्मा ने। खादी का प्रचार किया और आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। जब मार्च 1933 में, कब? तो मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को, किसको? अलवर के महाराजा हैं जय सिंह, उनको गद्दी से उतार करके अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। तो इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित करी। कब? तो मार्च 1933 में क्या होता है कि अलवर के महाराजा है जय सिंह, उनको जो है ब्रिटिश सरकार अपने पद से हटा देती है और उनके इच्छा अनुसार एक व्यक्ति होते हैं जो कि जागीरदार के पुत्र हैं तेज सिंह, उनको जो है गद्दी पर बिठा देती है। और जब ऐसा किया जाता है कि एक राजा को हटाकर दूसरे राजा को बिठाया जाए, तो ये जो है फिर क्या होता है, इसका विरोध होता है और जो आम जनता होती है वो एक आम सभा का आयोजन करती है। और इसी बात का जो है आपने अभी कुछ एक दिन पहले लाइव भी जो है देखा होगा। आपका जो है किस प्रकार से जो है एक प्रॉपर्टी को लेकर के, एक ये कह सकते हैं कि जो वसीयत है उसको लेकर के जो है किस प्रकार का झगड़ा चल रहा था। और वही उसी टाइप का यहाँ पर भी है। तो वहां भी जनता ने क्या करा, किसी एक का सपोर्ट किया, किसी एक का विरोध किया। यहाँ पर भी यही है कि जब तेज सिंह को गद्दी पर बिठाया तो जनता ने इसका विरोध किया और किसको बिठाने को बोला गया? तो भाई जो महाराजा जय सिंह है उन्हीं को बिठाया रखा जाए, ठीक है? तो राज्य सरकार ने हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है? और 1938 में अलवर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई। कब? 1938 में अलवर राज्य प्रजा मंडल जो है उसकी स्थापना होती है। और अन्य प्रजा मंडलों की भांति अलवर प्रजा मंडल ने भी क्या करा, उत्तरदायी सरकार की मांग की और आंदोलन चालू किया। 1940 ईस्वी में राज्य के द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजा मंडल ने विरोध किया और इस पर हरि नारायण शर्मा और उनके सहयोगी है मास्टर भोलेनाथ, ठीक है? कौन है? मास्टर भोलानाथ। इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और आम जनता ने फिर इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रजा मंडल ने आंदोलन किया और जनवरी 1944 ईस्वी में, कब? जनवरी 1944 ईस्वी के अंदर भवानी शंकर शर्मा जो है उनकी अध्यक्षता में प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन हुआ। तो प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन कब और किसके साथ में, मतलब अध्यक्षता में होता है? तो जनवरी 1944 में होता है और भवानी शंकर शर्मा के अध्यक्षता में होता है।
जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग को दोहराया गया। और फिर फरवरी 1946 में लगभग 2 साल के बाद में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ दिया और कई गिरफ्तारियां दी। इसके पश्चात जून 1946 में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन से आंदोलन किया और प्रजामंडल और सरकार के टकराव 1947 में भी चलता रहा और अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान थे उस समय एन बी खरे। कौन है? एन बी खरे। इस एन बी खरे को उत्तरदायी ठहराया गया और सरकार को यह संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में भी खरे की जो है मिली भगत थी। ठीक है, अतः खरे को दिल्ली में रहने के आदेश दिए गए और मार्च 1948 में अलवर राज्य जो है वो मत्स्य संघ में फिर क्या हो गया? विलय हो गया। तो इस प्रकार से अलवर के अंदर जन आंदोलन होता है और अलवर जो है राजस्थान राज्य के अंदर मिलता है। ठीक है, पहले तो भारत में सम्मिलित होगा, फिर राजस्थान का एकीकरण होता है, तब ये जो है मत्स्य संघ में आ जाता है। ठीक, इसके बाद भरतपुर में जन आंदोलन। तो भरतपुर में जन आंदोलन किस प्रकार होता है? तो भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी। कौन है? तो जगन्नाथ दास अधिकारी गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। तो भरतपुर के अंदर जन जागृति लाने में प्रमुख नाम क्या है? गंगा प्रसाद शास्त्री, जगन्नाथ दास। ठीक है, भरतपुर के तत्कालीन राजा है महाराजा किशन सिंह, जो 1900 से लेकर 1927 तक रहते हैं। एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य था रियासत काल के समय जिसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया? तो वो है भरतपुर। भरतपुर के उस समय राजा कौन है? तो वो है किशन सिंह, जो 1900 से 1927 तक रहते हैं। इन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों के अंदर और जो नगर थे वहां पर स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया। जैसे आज पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम है ना, उस प्रकार से वे उत्तरदायी सरकार बनाने के भी क्या थे? पक्षधर थे। उनके प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया। और एक बालक है ब्रिजेंद्र सिंह, उनको जो है गद्दी पर बिठा दिया। शासन चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया और 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो रियासत काल में भरतपुर राज्य का जो महाविद्यालय है, भरतपुर महाविद्यालय, वहां के छात्रों ने 1930 में ही, यानी आजादी से 17 साल पहले ही जो है स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। इसके बाद में हमारे बात आती है 1938 की। तो 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब? 1938 में रेवाड़ी में। रेवाड़ी हरियाणा के अंदर आता है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो गोपीलाल यादव जो है वो इसके अध्यक्ष बने। कोषा अध्यक्ष बनाया गया मास्टर आदित्येंद्र। किसको? आदित्येंद्र जो है, आदित्येंद्र, इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया। और राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। कब? तो 21 अप्रैल 1938 को। अंत में 23 दिसंबर 1940 को, कब? 23 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई और सब नेता को जेल से छोड़ दिए गए। फिर 30 दिसंबर 1940 ईस्वी को परिषद का पहला सम्मेलन जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में किया गया। तो इन्होंने प्रजामंडल को तो गैर कानूनी घोषित किया, लेकिन जो है 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद जो थी उसको मान्यता दे दी और 30 दिसंबर 1940 को इस प्रजा परिषद का ही पहला सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता जय नारायण व्यास करते हैं। और इसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर
1942 को। कब? 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जनप्रतिनिधि समिति, क्या? ब्रज जनप्रतिनिधि समिति को गठन की घोषणा कर दी। तो ब्रज जनप्रतिनिधि समिति की गठन जो है वो कब किया या कब घोषणा हुई? तो 22 अक्टूबर 1942 को। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव करवाए गए और इसमें 50 सदस्य थे, जिसमें 37 निर्वाचित थे और प्रजा परिषद ने इसमें 27 पद जो है वो जीत लिए और युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया। किसको? युगल किशोर चतुर्वेदी को। और मास्टर आदित्येंद्र जो प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष थे उनको उपनेता बनाया। लेकिन परिषद के ढकोसले का शीघ्र ही क्या हो गया? पता लग गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया। यानी जो ये परिषद बनाई गई ये कोई व्यवस्थित नहीं थी, इसका ढकोसला, यानी ये जो फालतू झूठी बातें वगैरह ऐसे कोई फैला रहे होंगे। तो इन सब चीजों को समझ गए और लोगों ने फिर इसके जो सदस्य थे उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन होता है मई 1945 ईस्वी में, 23 मई 1945 ईस्वी में। वहां पर कहां पर? बयाना में, ठीक है। और फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह चालू कर दिया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 14 जनवरी 1947 देश आजाद होने से 7 महीने पहले जो है वायसराय थे वेवेल और बीकानेर के महाराजा है शार्दुल सिंह भरतपुर आए। ठीक है, कब? 14 जनवरी 1945 को। और उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया और सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए गए। अलवर के मेवो व जाटो में दंगे भड़क उठे और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था और इसीलिए 18 मार्च 1948 को जो है भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। आपको पता होगा एबीसीडी को मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका भरतपुर जो है इस प्रकार से राजस्थान के अंदर मिलता है 18 मार्च 1948 को। इसके बाद धौलपुर में जन आंदोलन। तो धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने, किसने? श्रद्धानंद जी ने 1918 ईस्वी में प्रारंभ किया। 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी। तो 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल जो है उन्होंने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी और इसके पश्चात 1938 और 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। 12 नवंबर 1946 को, कब? 12 नवंबर 1946 को तासिम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों को माध्यम से दंगे फसाद करवा दिए और 1947 के बाद भी धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा और अंत में जो है 17 फरवरी 1948 को, कब? 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासनाधिकार त्यागने पर मजबूर कर दिया और बाद में धौलपुर जो है मत्स्य संघ में विलीन हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये भी राजस्थान में आ जाता है। इसके बाद करौली में जन आंदोलन। तो करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई, ठीक है। और इसके कुछ प्रमुख नेता है त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, मान सिंह आदि थे। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी जन आंदोलन जो है समाप्त करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषयों में सुझाव देने के लिए नियुक्त करी। कब? तो जुलाई 1947 में। कितने सदस्यों की? 11 सदस्यों की। प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए
परंतु महाराजा ने ये मांग अस्वीकार कर दी और कुछ समय बाद करौली को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया। ठीक, इस प्रकार से मत्स्य संघ में ये भी आ गया और चारों आ चुके हैं। फिर अन्य राज्यों की बात करें तो देखिए, राजस्थान में अनेक राज्य ऐसे थे जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे व तीसरे दशक में हुआ। उनमें से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़, झालावाड़ राज्य ऐसा राज्य था जहां के राजा स्वयं प्रगतिवादी थे और उन्होंने अनेक कदम ऐसे उठाए जिससे जन चेतना में वृद्धि हुई। तो झालावाड़ एक ऐसा राज्य है जहां के राजा खुद ये चाहते थे कि भाई हमें जो है आजादी मिले और हम जो है प्रगतिवादी थे, मतलब उनका दिमाग। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये नाम याद रखते चलना, ठीक है, किसका किससे संबंध है। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भिखाभाई भील। प्रतापगढ़ में थे अमृतलाल पायक, ठीक है, चुन्नीलाल प्रभाकर। सिरोही में थे गोकुल भाई भट्ट आदि ने जन चेतना लाने में अथक प्रयास किए और प्रजा मंडलों की स्थापना करी। डूंगरपुर के हैं भोगीलाल पांड्या, उन्होंने भीलों, चमारों और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वासों को दूर किया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई। कब? 1945 में डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई। बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा करी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों का बृहद राजस्थान में विलय कर लिया गया। तो ये जो कुछ नाम आए हैं वो याद रखना, वापस बता देता हूं। जैसे बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भिखाभाई भील। प्रतापगढ़ के अंदर अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर। सिरोही में गोकुल भाई भट्ट, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद प्रजा मंडलों का ये क्या है, मूल्यांकन है, इवोल्यूशन ऑफ प्रजा मंडल। तो देखिए, राजस्थान में प्रजा मंडलों या लोक परिषदों का जन जागृति करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न करी। प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि इतनी सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रयास कम नहीं हुए। राजाओं ने पहले तो प्रजा मंडलों को जो है गैर कानूनी बताया और नेताओं को जेल में डाला। इससे जनता में जागृति आई और 1921 में राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया। इस संस्था के सुझाव पर राजाओं ने प्रजा मंडल और लोक परिषदों की स्थापना होने दी। प्रजा मंडलों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को भी अपनाया, आंदोलनों में भाग लिया और इसमें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रमुख है। इससे सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया। राजाओं को भी आभास हो गया कि अब लोकतंत्र का युग आ रहा है और राजतंत्र का निरंकुशता के दिन चले गए हैं। यही कारण है कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी राजाओं ने अपने राज्यों का भारत संघ में विलीनीकरण स्वीकार कर लिया। प्रजा मंडलों ने ही सामाजिक कुरीतियों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इस महान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजा मंडलों को ही जाता है। तो ये जो प्रजा मंडल का ओवरव्यू है, ये जो है आरएएस मेंस वगैरह में पूछा जा सकता है, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। और इसी के साथ में राजस्थान के अंदर जन जागृति और प्रजा मंडल वाला जो चैप्टर 5 था राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की किताब में, वो आज अपना यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहे हैं वो आप जरूर लिखें। ये सभी जो यहाँ पर नोट्स के रूप में है किताबें, वो आपको हम हमारे ऐप पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। प्रीतम एजुकेशन ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से है, वहां पर भी ये सभी चीजें आपको अवेलेबल करवाते हैं, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और ये आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।